So hello everyone, welcome back to another episode of cardiovascular system। इस टॉपिक में हम लोग एक ऐसी टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि मेडिकल हो या वेटनरी हो, यानी इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मेडिकल पैथोलॉजी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टर्म है जो आपने अक्सर सुना होगा। हम कहते हैं जी फ़लाँ पेशेंट शॉक में चला गया या उसे शॉक लग गया। सो टुडे आज हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल में शॉक है क्या। इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि नो डाउट आपको शॉक से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाएगी। बेशुमार वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, आपके पास मटेरियल्स हैं, स्टफ़ हैं, बुक्स हैं, बहुत कुछ है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि सबसे पहले तो ये वीडियो हिंदी में उर्दू में बनाई गई है ताकि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी आसानी हो, और सेकंड जो है वो कोशिश किया गया है कि कितना आसान हो सके इसके कंसेप्ट को क्लियर किया जाए ताकि बच्चों को परेशानी ना हो कि उन्हें शॉक की ईज़िली समझ आ जाए। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखें, यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है शॉक। आपको ये पता होना चाहिए कि शॉक है क्या। मैं आम अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये पता होगा कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ह्यूमंस, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे अंदर एक नहीं बेशुमार सेल्स मौजूद हैं। जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, तो वो एक टिशू बनता है। जब सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनता है, देन सो ऑन ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक इंडिविजुअल बढ़ता है। अब सेल्स को अपना काम करने के लिए, अगेन सॉरी, आई एम यूजिंग सिंपल लैंग्वेजेस ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। सेल्स को अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर है। वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वो आती है ब्लड के थ्रू। सो अगर कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि ब्लड जो है वो टिश्यूज़ या सेल्स तक ना पहुँच पाए, सो इट मीन्स जो ऑक्सीजन होगी ब्लड में वो भी टिश्यूज़ या सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी। सिनेरियो नंबर वन आपको बताया है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर किसी तरह कोई ऐसे वाक़यात या हालात पैदा हो जाए बॉडी के अंदर कि ब्लड टिश्यूज़ तक ना पहुंच पाए, दैन टिश्यूज़ में मौजूद सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दिस इज़ कॉल्ड एस्कीमिया। जब एस्कीमिया होगा तो सेल्स क्या होंगे, उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी, वो नेक्रोसिस की तरफ चले जाएंगे। और जब सेल्स नेक्रोसिस हो जाएगी तो टिश्यूज़ की डेथ होगी। जब टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी तो ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और अल्टीमेटली उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। इसको हम शॉक कहते हैं। सॉरी, तो शॉक से क्या मुराद है? एक ऐसी कंडीशन कि जिसके अंदर टिश्यूज़ की परफ्यूजन ना हो, यानी ब्लड टिश्यूज़ में सही से परफ्यूज़ ना कर पाए, दाखिल ना हो पाए, यानी जिसे हम एस्कीमिया कहते हैं, और इसके नतीजे में सेल्स मरने लग जाएं, डेथ हो जाए, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो जाए और अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो जाए। इसको हम लोग शॉक कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि ऐसा नहीं हुआ कि अगर एक सेल को ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो फ़ौरन मर जाएगा। नो, अब कैस्केड ऑफ इवेंट्स होंगे, यानी कंपेंसेशन मैकेनिज़म्स आएंगे, पूरी कोशिश की जाएगी, पूरा जोर लगाया जाएगा बॉडी कि किसी तरह वो इस स्टेट को दोबारा वापस ले आए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी तरह से ऑक्सीजन पहुंचा दी जाए। अगर तमाम रास्ते बंद हो जाएं, देन डेथ होती है। सो इन सिंपल वर्ड्स, शॉक इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। सो ये आपको शॉक की अब कंसेप्ट समझ आ गई। अब यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जहाँ अब मैं थोड़ा सा करूँ जूम, तो यहाँ देखें लिखा है इनएडेक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। जब इनएडेक्वेट होगी तो टिश्यूज़ पर ऑक्सीजन ही पहुँच पाएगी, एस्कीमिया, दैन नेक्रोसिस होगी। सॉरी, मैं बता रहा था कि जब टिश्यूज़ की नेक्रोसिस होगी तो टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी और अल्टीमेटली ऑर्गन फेलियर हो जाएगा अगर इस चीज़ को रिवर्स ना किया जा सके। अगेन यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो लिखा है कि शॉक इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कंपेंसेशंस। अगर आप इस लाइन को पढ़ें तो देखें, जब बॉडी के साथ ऑक्सीजन नहीं मिलती तो पूरी बॉडी पूरा जोर लगाती है कि किस तरह से इस चीज़ को कंपेंसेट किया जा सके, इस चीज़ को
रिवर्स किया जा सके। तो बहुत सारे कंपेंसेटरी मैकेनिज़म्स होते हैं जो हम लोग उसकी टाइप्स में फ़र्दर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो यहाँ पर लिखा है शॉक इज़ व्हेन, इस लाइन में शॉक इज़ व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। आम आसान अल्फाज में कि जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है और ब्लड को फोर्सफुली इजेक्ट करता है कि वो आर्टरीज से गुज़रे, तो ब्लड जो है वो आर्टरीज की वॉल पे फोर्स लगाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड टू द वॉल ऑफ आर्टरीज इज़ नाउन एज ब्लड प्रेशर। इसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो उसकी कौन कौन सी रीज़न्स होती हैं। या तो हार्ट ब्लड को सही से आप कह लें कि उसे धकेल नहीं रहा, पुश नहीं कर पा रहा, या ब्लड का वॉल्यूम कम है, ब्लड है ही कम। या तीसरी रीज़न हो सकती है कि जो आर्टरीज़ की वॉल्स हैं दे आर डायलेटेड, वो डायलेट हैं। सो इन तमाम सिचुएशंस में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तब शॉक होगा। तो आपने एक चीज़, अगर शॉक को आपने समझना है ना, तो आप अपने माइंड में बस ये बात याद रखें कि शॉक में ब्लड प्रेशर कम होता है, बीपी फॉल्स डाउन, देन आपको शॉक जो है वो ईज़िली समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें एक चीज़ लिखिए CO, अगर मैं मार सकूँ, हाँ CO मीन्स कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट के आगे लिखा हुआ है HR मीन्स हार्ट रेट, एंड SVR मीन सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ये दोनों बातें क्या हैं, जब मैं आगे पढ़ूंगा तो आपको इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर आपको समझ आएगी। अब यहाँ पर आपको बताना नहीं मुनासिब। अब यहाँ पर नीचे लिखा है कि SVR डिक्रीजेस। कॉमन सेंस की बात है कि जो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है अगर कम हो जाएगी, यानी वेसल्स की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, आर्टरीज़ की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इट मीन्स आर्टरीज़ डायलेटेड हैं, सो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। सो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज, यहाँ पर टाइप्स ऑफ शॉक। टाइप्स ऑफ शॉक से मुराद क्या है कि अब शॉक्स को ना फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। उसमें सबसे पहली चीज़ है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक से मुराद क्या है? देखिए बेटा, हाइपो का मतलब होता है लो, वोल का मतलब होता है वॉल्यूम, और इमिक का मतलब होता है ब्लड। इसका मतलब कि अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सोचें ज़रा, अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसको समझने के लिए ना आप एग्जांपल नोट करें। लेट्स सपोज आपके घर में ना एक पानी की टैंकी है और उसके साथ एक टैप कनेक्टेड है। मैं कहता हूँ कि टैप को ओपन करें तो डेफिनेटली पानी निकलेगा। अगर आपकी टैंकी में पानी ही नहीं होगा तो आप जितनी मर्ज़ी उस टैप को जितने मर्ज़ी खोल लें, उसके अंदर से वाटर का प्रेशर नहीं होगा। सो इसी तरह जब ब्लड का वॉल्यूम ही नहीं होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, तन क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम होगा। जब ब्लड प्रेशर ही नहीं होगा तो ब्लड टिश्यूज़ तक परफ्यूज़ कैसे करेगा? सोचें ना, वो टिश्यूज़ तक परफ्यूज़ ही नहीं करेगा। जब परफ्यूज़ ही नहीं करेगा देन अगेन वही इस्कीमिया हो गया, नेक्रोसिस और ऑर्गन फेलियर। सो हमने ये देखना है कि आखिर क्या वजूहात हैं, व्हाट कैन बी द रीज़न्स कि ब्लड का वॉल्यूम कम है। सो देखिए बेटा, दो वजूहात हो सकती हैं। या तो ब्लड लॉस हो रहा है, बॉडी से बाहर निकल रहा है, या बॉडी के अंदर किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग हो रही है, यानी खून बह रहा है, ब्लड लॉस, ठीक है। या दूसरी वजह हो सकती है कि ब्लड नहीं लॉस हो रहा, फ्लूइड पोर्शन लॉस हो रहा है। देखें यहाँ पर, ये देखें नॉन फ्लूइड लॉस। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, ब्लड लॉस का मतलब ये है कि खून बह रहा है। अब देखिए यहाँ अगर आप गौर करें, लिखा है GI ब्लीडिंग, यानी कोई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग है, कोई ऐसा अंदर रप्चर हो गया है जिसमें से खून एब्डोमिनल कैविटी में या पेरिटोनियल कैविटी में लीक आउट हो रहा है। या वजह हो सकती है कोई ट्रॉमा से मुराद है कोई चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए खुदा न खास्ता, तो वहाँ पर ब्लड जो है वो लीक होता है बॉडी से। एक्सटर्नल लीकेज हो सकती है, इंटरनल लीकेज हो सकती है, यानी हेमरेजेस वगैरह हो सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है पोस्टपार्टम हेमरेज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसको समझने के लिए ना ये ले एग्जांपल कि जब एक फ़ीमेल बर्थ देती है बच्चे को, तो उसके बाद वो कुछ ब्लड जो है वो एक्सक्रीट करती है, बाहर ब्लड आता है, ब्लड को लॉस करती है। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए
तो इस सिचुएशन में हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है, इसलिए यहाँ लिखा है पोस्टपार्टम हेमरेजेस। देन लिखा हुआ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि जब आपको पता है कि जब स्पर्म एग्स के साथ फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है। अब जाइगोट की इम्प्लांटेशन यानी जाइगोट कहाँ पर जाकर जुड़ता है, यूट्रस में। अगर किसी वजह से जाइगोट फ्लोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में ही जुड़ जाए तो उसकी वजह से फीटस की अबॉर्शन हो जाती है और बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। सो अब इन तमाम सिचुएशंस में क्या हो रहा है, ब्लड लीक हो रहा है, तो डेफिनेटली ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, और जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि कफिंग के साथ ब्लड आना और या फिर फीसिस में ब्लड आना, तो ये दूसरी वजूहात हो सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नॉन फ्लूइड लॉस। इसका मतलब ये है कि किसी तरह ना ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन ब्लड नहीं निकल रहा, कोई चोट नहीं निकली, खून नहीं बह रहा, तो फिर इसका मतलब ये है कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, यानी जो प्लाज्मा पोर्शन है खून का जिसमें वाटरी कंपोनेंट है वो लूज़ हो रहा है। तो उसमें या तो पेशेंट को वोमिट बहुत ज़्यादा है, या उसे डायरिया लगा हुआ है, या उसे 3rd डिग्री बर्न है, वो जल गया है और उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई है एक्सेसिवली। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है, ब्लड जो है उसका वॉल्यूम डाउन होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेट इज़ कॉल्ड एज एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। जब पेनक्रियास की इन्फ्लेमेशन होती है तो पेनक्रियास के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं जिन्हें पेनक्रियाटिक प्रोटीएजेस कहते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक टिश्यूज़ को खाने लग जाते हैं। तो उससे ये होता है कि पेनक्रियास में जितना भी फ्लूइड है वो लूज़ हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन वॉल्यूम जो है वो लॉस हो जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। फिर लिखा है यहाँ पर कीटोएसिडोसिस। इसको समझने के लिए आप याद रखें कि अगर आप या पेशेंट बहुत ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूम कर रहा है या बहुत स्वीट चीज़ें खा रहा है तो उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। अब बॉडी के लिए ये एक चैलेंज बन जाएगा कि इतनी ज़्यादा ग्लूकोज को कैसे बाहर निकाला जाए। तो किडनी कोशिश करेगी कि जितना हो सके इस ग्लूकोज को बॉडी से बाहर निकाला जाए। सो जब ग्लूकोज बाहर निकलेगा तो उसके साथ वाटर भी बाहर जाएगा। सो ब्लड यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और यूरिन के अंदर ग्लूकोज भी होगा और जाहिर बात है वाटर भी जाहिर बात है बाहर जाएगा, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन में वाटर भी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वाटर लॉस होगा और आपके पास हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशंस हो सकती हैं। सो ये अभी तक मैंने आपको जितना बताया ये वजूहात थी कि किस तरह से ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि शॉक की एक टाइप है हाइपोवोलेमिक शॉक। इस शॉक के अंदर ब्लड का वॉल्यूम जब कम होता है तो बीपी फॉल करता है और टिश्यूज़ तक ब्लड की परफ्यूजन नहीं होती। अब जो रीज़न्स हैं ब्लड के वॉल्यूम की कम होने की वो ये है, या तो ब्लड इट सेल्फ लूज़ हो रहा है या फ्लूइड जो पोर्शन है वो ब्लड का लूज़ हो रहा है। हमने देखा कौन कौन सी सिचुएशंस हैं। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब बॉडी के अंदर कोई नासाजगार हालात पैदा हो जाए तो बॉडी पूरी कोशिश करती है किसी तरह उसको रिवर्स किया जा सके। दिस इज़ कॉल्ड कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन कैसे होती है, अब जब पता लग जाए कि ब्लड का वॉल्यूम कम है तो बॉडी करती क्या है ये हमने सीखना है। इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को गौर से देखें। अब यहाँ पर उसने लिखा है, अगर आपको यहाँ डॉट्स नज़र आ रहे हों CS के बिल्कुल साथ, तो ये बैरो रिसेप्टर्स हैं। अब क्या होता है कि जब ब्लड वेसल में ये नोट किया जाता है ना कि ब्लड है ही नहीं है, ठीक है ना, ब्लड का वॉल्यूम कम है, तो बैरो रिसेप्टर्स फ़ौरन फ़ोन करते हैं ब्रेन को और मेडुलरी सेंटर को पैगाम भेजते हैं कि भाई हमने ब्लड वेसल्स में देखा है कोई वॉल्यूम नहीं है ब्लड का, ब्लड बहुत कम है, या तो ब्लड कहीं से लीक हो रहा है या ब्लड का फ्लूइड लीक हो रहा है, तो कुछ करो। ब्रेन कहता है मैं फ़ौरन एक्शन करता हूँ। ब्रेन क्या करता है, एपिनेफ्रीन को रिलीज़ करता है, एड्रीनालिन। ये एड्रीनालिन क्या करती हैं कि वेसल्स पे आते हैं और इन वेसल्स पे आके कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। वेसल्स को कहते हैं कि अगर ब्लड नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम कंस्ट्रिक्ट हो जाओ, तुम आपस में जुड़ जाओ, ताकि जितना भी ब्लड है उसमें हम प्रेशर क्रिएट कर सकें और प्रेशर की वजह से ब्लड ईजिली परफ्यूज़ हो पाए। सो पहला काम एड्रीनालिन ये करता है। फिर एड्रीनालिन जो है ना वो फ़ौरन जाता है कहाँ पर, ये देखें, ये हार्ट पे। हार्ट को कहता है कि तुम ऐसा करो कि अपनी हार्ट रेट को तेज़ कर दो, तेज़ी से बीट करो ताकि ब्लड जो है वो ज़्यादा पंप हो सके। लेकिन बेटा यहाँ एक बात याद रखें, हार्ट रेट का तेज़ होना जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। रीज़न ये है कि ब्लड ही नहीं है। देखें ना, हार्ट ने ब्लड को पुश करना है, तो आप अपने माइंड में ज़रा सोचें कि अगर हार्ट तेज़ी से बीट कर रहा है तो हार्ट ने सबसे पहले क्या होना है, अपने अंदर ब्लड को फिल करना है, बाद में ब्लड को उसने जो यूज़ आउट करना है ना, बाद में उसने पुश करना है। तो अगर ब्लड ही नहीं होगा तो फिलिंग ही नहीं होगी, दैट इज़ कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वही कम होगा।
तो उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट जब कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कम जो है वो आगे को जाएगा, यानी ब्लड होगा ही नहीं पुश करने के लिए, जिसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। सो जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी हार्ट के अंदर ब्लड ही नहीं फिल होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कितना ब्लड ज़्यादा कम ब्लड जो है वो हार्ट आगे भेज पाएगा, तो डेफिनेटली कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, कार्डियक आउटपुट ही कम होगी। सो ये था पहला मैकेनिज़्म कि एपिनेफ्रिन यानी एड्रीनलिन को से दो काम करवाए गए, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाया गया और हार्ट रेट को बढ़ाया गया। दूसरा कंपेंसेशन मैकेनिज़्म किडनी करती है। किडनी भी बहुत ज़्यादा ना ख्याल रखती है बॉडी का। किडनी देखती है जब कि यार ब्लड वॉल्यूम कम है तो ये रेनिन बनाती है, रेनिन। अब रेनिन क्या करता है कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 अगेन एक तो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा हो, और अगेन वो जाता है एड्रीनल ग्लैंड के पास। एड्रीनल ग्लैंड को कहता है एल्डोस्टेरोन बनाओ। एल्डोस्टेरोन क्या कहेगा कि सोडियम को रीअपटेक करना शुरू कर देगा। जब सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, ताकि पानी की जो बॉडी के अंदर पानी की मिकदार है उसे मेंटेन किया जा सके। फिर यहाँ पर एक और होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ADH, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ADH बनाएगा। आपको पता होगा कि एंटी डायरोटिक हार्मोन क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है। सो देखिए तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पर वाटर को मेंटेन किया जा सके, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन किया जा सके। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड थर्स्ट भी उभारेगा, यानी प्यास लगाएगा। और ऐसा पेशेंट जो कि हाइपोवोलेमिक शॉक में है, आप देखेंगे कि उसे प्यास ज़्यादा लगेगी। क्यों? उसके पिट्यूटरी ग्लैंड उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो पानी ज़्यादा पिए ताकि ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन किया जा सके और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर मेंटेन हो। जब ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, परफ्यूजन जो है वो होगी। इस तरह से बॉडी कंपेंसेट करती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एपिनेफ्रिन आया, एड्रीनलिन वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट किया, हार्ट रेट को बढ़ाया। एल्डोस्टेरोन आया, उसने सोडियम को रीअपटेक करवाया। उसके अलावा यहाँ पर रेनिन वगैरह जो मैकेनिज़्म है, रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन और टेंसिन फैक्टर 1, 2 इन्होंने काम किया। फिर उसके अलावा ADH ने काम किया। दीज ऑल आर दी कंपेंसेटरी मैकेनिज़म्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैसे पता लगाएंगे कि आखिर एक बंदा उसे हाइपोवोलेमिक शॉक है। सबसे पहले तो क्लिनिकल साइंस आपको दिखेंगे ना कि उसके वजह हो सकती है कुछ। बाद में आप CBC जब करवाएंगे ना तो बेटा याद रखिए CBC में 2 किस्म की सिचुएशंस आ सकती हैं। या तो हीमेटोक्रिट ज़्यादा होगा या हीमेटोक्रिट कम होगा। हीमेटोक्रिट किसे कहते हैं कि अगर एक गिलास में पानी हो ना, उसमें मैं कहूँ कुछ स्टोन्स डाल दो या कुछ पत्थर डाल दो, तो मैं कहूँगा कितने पत्थर डाले पानी के लिहाज से। ऐसे समझ लें कि ब्लड के अंदर हाउ मच रेड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट, यानी दी प्रोपोर्शन ऑफ RBCs टू दी प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड, इसे हीमेटोक्रिट कहते हैं। अब जब हम CBC करवाएंगे ना हाइपोवोलेमिक वाले पेशेंट्स की, तो 2 सिनेरियोज़ होंगे। या तो हीमेटोक्रिट ज़्यादा होगा यानी RBCs ज़्यादा है, या RBCs कम होंगे। अगर RBCs कम है, हीमेटोक्रिट कम है, इसका मतलब RBCs बॉडी से बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब कि हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह क्या है, ब्लड लॉस। ऑलराइट, अगर हीमेटोक्रिट ज़्यादा है इसका मतलब RBCs ज़्यादा है, ब्लड नहीं लीक हो रहा लेकिन फ्लूइड पोर्शन लीक हो रहा है, तो नॉन ब्लड फ्लूइड लॉस जो है दैट विल बी द कॉज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। तो ये एक डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल है जो कि हम देखते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये टेबल है, उसमें यही बता रहा है कि वो जो से इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं, यू कैन रीड इट आउट। अगर आपने ये रीड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लिंक दे दूँगा, PDF का आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। देखिए सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ना आपको ये देखना है कि वजह क्या है, व्हाट इज़ द कॉज, वजह क्या है। सो अगर तो वजह है ना ब्लड लॉस, तो डेफिनेटली आपको IV ब्लड इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा, उस पेशेंट को ब्लड देना पड़ेगा। अगर ब्लड वजह नहीं है, फ्लूइड पर वजह है, तो जाहिर बात है आपको फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी। आप क्रिस्टलाइड्स दे सकते हैं, लाइक नॉर्मल सलाइन है, रिंजर लैक्टेट वगैरह है, या आप IV दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा है कि हम एल्ब्यूमिन भी दे सकते हैं, ईटा स्टार्च भी दे सकते हैं। और अगेन यहाँ लिखा है कि अगर हेमोरेजेस हैं तो आप IV ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करवाएं। जी आगे चलते हैं। यहाँ तक जो था वो हाइपोवोलेमिक शॉक था। ये हमने शॉक की पहली कैटेगरी पढ़ी है, हाइपोवोलेमिक शॉक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई या किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है देन लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हम ऐसी ही वीडियोस जो है वो आगे बनाऊँ। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगी इंशाल्लाह वो होगी कार्डियोजेनिक शॉक पे।
क्योंकि अगर मैं कार्डियोजेनिक शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव और फर्दर तमाम शॉक्स की कैटेगरी को एक ही वीडियो में डाल देता तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी और यू गाइस आप जो है वो बोर भी हो सकते थे। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक इजाज़त दें, टेक केयर।